कि पूर्वज वहीं रहते थे। लेकिन जब श्रीलंका अपनी सरकार बनाई तो उन्होंने ये जो इंडियन तमिल थे उनको क्या कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया या उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। इस वजह से इंडियन तमिल्स में और जो वहाँ श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी, सिन्हालास जो रहती थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गया। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो श्रीलंका की अप्रॉक्स 2 करोड़ पॉपुलेशन थी। कितनी का पॉपुलेशन थी? 2 करोड़ पॉपुलेशन थी। और जो मेजर लोग थे, मेजर लोग जो श्रीलंका में थे वो 74% थे सिन्हालास बोलने वाले। क्या थे? सिन्हाला बोलने वाले थे। और 18% जो थे वो तमिल स्पीकर थे, तमिल बोलने वाले थे। अब ध्यान देने वाली बात है, ये तमिल स्पीकर में भी दो तरह के लोग, दो ग्रुप था। एक 13% जो श्रीलंकन तमिल थे, जो वहीं के थे, श्रीलंकन तमिल, ठीक है, दे आर द नेटिव ऑफ कंट्री। और 5% इंडियन तमिल थे, 5% इंडियन तमिल थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है प्लांटेशन वर्क के लिए ले गई थी। ये जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं ये बुद्धिस्ट धर्म फॉलो करते थे। क्या फॉलो करते थे? बुद्धिस्ट धर्म फॉलो करते थे। और जो ये तमिल स्पीकर थे ये हिंदू थे, मुस्लिम थे और क्रिश्चियन भी थे, सब थे। 7% जो थे, देयर आर 7%, देखिए 7% जो थे तमिल में क्रिश्चियन थे, ठीक है। और ये क्रिश्चियन जो थे बोथ थे, मतलब ये तमिल भी थे और सिन्हालास भी था। तो कुछ यूं इस तरह का इथनिक कंपोजिशन था श्रीलंका का। तो प्रॉब्लम क्या हुई देखिए, यहाँ से देखते हैं। लिखा है लेट अस कंपेयर द सिचुएशन, यहाँ पे आइए, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन टू अनदर कंट्री श्रीलंका। इट इज एन आइसलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। आइसलैंड क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इट इज हैज 2 करोड़ पीपल, अबाउट लेस देन हरियाणा या इक्वल टू हरियाणा। लाइक अदर नेशन South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social group are Sinhala speaking, 74% Sinhalas थे, Tamil speaking 18% थे, and among the Tamil दो सब ग्रुप था, Tamil native of the country and is called Sri Lankan Tamil, and 30% and rest who are forefather came from India as a plantation worker during the colonial period are called Indian तमिल। तो दो तरह के तमिल थे, एक थे श्रीलंकन तमिल जो 13% थे और एक इंडियन तमिल थे जो कि ब्रिटिश रूल के दौरान श्रीलंका लाए गए थे, ठीक है। अगर हम मैप को ध्यान से देखें, कहाँ पे है मैप, यहाँ पे, सॉरी ये रहा, देखिए ये मैप अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेजॉरिटी, ये जो मेजॉरिटी है ये सिन्हालास की है, ठीक है। ये है इंडियन तमिल, ठीक है, और बाकी ये श्रीलंकन तमिल है, और कुछ कुछ जो है वो आपके मुस्लिम भी हैं। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इतनी कंपोजिशन का, ठीक है। तो एज यू सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंकन तमिल है वो नॉर्थ या ईस्टर्न पार्ट में, ये नॉर्थ या ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ऐसे कुछ है। आर द बुद्धिस्ट एंड वो तमिल आर हिंदू और मुस्लिम। देयर 7% आर द क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालास। Just imagine what could be the situation like this. In Belgium, the Dutch community could take the advantage of its number majority and forced to have a French and German speaking population. This would push the conflict among the community. This could lead the very massive partition to the country. Both the side would claim control over the Brussels. In Sri Lanka, the Sinhalas community enjoy even a bigger majority and could impose its will on entire country. And now let us look what happened both this case. देखिए क्या था, जब हम बेल्जियम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था फ्रेंच और डच को, ताकि जो है कोई भी एक ग्रुप या एक समुदाय जो है अपने पावर को डोमिनेट ना करे दूसरे के ऊपर। बट
श्रीलंका के केस में ऐसा नहीं था। श्रीलंका के केस में जो ज़्यादा पॉपुलेशन में थी, मतलब सिन्हालास, उनको ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी गई, उनकी सरकार बनाई गई, और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिन्हालास को सारी फैसिलिटी दी गई। इसका मतलब ये कि जो माइनॉरिटी में थे, मतलब तमिलियंस थे, उनके लिए सरकारी नौकरी में कोई छूट नहीं थी, उनको वोटिंग देने का राइट्स नहीं था। तो इसी को लेके जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुई, और जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो रही थी। और जब आपको पता है किसी भी देश में जब सिविल वॉर होगी तो उस देश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी, उस देश की सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होगी। और कहीं ना कहीं सिविल वॉर जो श्रीलंका में हो रहा था उसी का नतीजा था कि इंडिया के जो राजीव गांधी थे उनका भी असैसिनेशन किया गया था। तो अगला जो है मेजोटेनियनिज्म इन श्रीलंका। आपको मैंने इसीलिए कीवर्ड पहले बताया था, मेजोरिटेनियम का मतलब होता है ऐसी सरकार जहाँ पे एक पर्टिकुलर समुदाय जो मेजॉरिटी में है उनके वेलफेयर के लिए लिया जाए। तो क्या क्या स्टेप उन्होंने लिया था? उन्होंने क्या लिया था कि जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी। जैसे इंडिया में अगर आप देखो तो कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो चलिए हिंदी इंग्लिश है, बाकी रीजनल भी जो लैंग्वेज है, बट किसी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। लेकिन वहाँ पे सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, यानी बाकी जो लोग थे, हिंदी स्पीकिंग लोग थे या जो भी थे, उनको वेटेज नहीं दिया गया, जिसके वजह से उनको एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में और डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसी जहाँ पे सिन्हालास के लोगों को ही बेनिफिट मिले। दूसरा पॉइंट, द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज that favored Sinhala applicant for यूनिवर्सिटी। जैसे स्कूल एजुकेशन में सिन्हालास को एडमिशन में इजी होता था उनके, बट बाकी जो कम्युनिटी है उनको एडमिशन नहीं मिलता था, गवर्नमेंट जॉब में उनको जॉब नहीं मिलती थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि इक्वालिटी नहीं थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। ठीक है। और क्या कहा गया, धीरे धीरे जो श्रीलंकन तमिल थे उनको एलिनिएट की भावना उत्पन्न होने लगी। एलिनिएट की भावना का मतलब क्या होता है कि अपने ही देश में अकेलापन महसूस होना, या अपने ही देश में ऐसा लगना कि हमारा देश नहीं है। धीरे धीरे ये जो सरकार की मंशा थी या सरकार का जो स्टेप था, वो जो श्रीलंकन तमिल थे उनमें एलिनिएशन की भावना उत्पन्न होने लगी। और इसी के वजह से तमिल वहाँ श्रीलंका में जो तमिलियन थे उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया और सरकार के खिलाफ जो है बहुत सारे कह सकते हो आंदोलन और अपोज करना स्टार्ट कर दिया। किस लिए? इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के लिए, जॉब के लिए और सेकुलर कंट्री करने के लिए। इसी की वजह से, इन्हीं सब की वजह से 1980 में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, जिसमें से एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है तमिल इलम। ठीक है। ये बना था इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। और ये सरकार के खिलाफ जो अपनी बात को रखते थे, और इसी के वजह से जल्दी ही श्रीलंका में सिविल वॉर भी स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर आपको पता है, देश के अंदर अंदरूनी जो वॉर होता है उसको हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो श्रीलंका में कुछ यूं व्यवस्था था। तो आपको पता है कि ये जो व्यवस्था थी श्रीलंका में, वो काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका को अनस्टेबल कर दी थी। ये जो पूरा प्रोसेस है वो श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल कर दी थी। तो
इस दोनों एग्जाम्पल से आप क्या सीखते हैं? बेल्जियम में भी इतनी कंपोजिशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, मतलब डाइवर्सिटी थी, लेकिन वो एक स्टेबल कंट्री थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था पावर शेयरिंग में। वहीं श्रीलंका में भी इतनी कंपोजिशन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल थी, बट उन्होंने पावर शेयरिंग मेजॉरिटी लोगों को देना उचित समझा, जिसके वजह से वहाँ की इकोनॉमी, वो देश लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहा। और अंतिम में आफ्टर दिस सिविल वॉर जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने डेमोक्रेसी अपना लिया। ठीक है, फिर उन्होंने तमिलियंस को राइट दिया, वोटिंग राइट भी दिया। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है? चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो देखिए, ये मेजॉरिटी इन श्रीलंका वही है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। और एकोमोडेशन इन बेल्जियम ये मैंने आपको बता दिया था। फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए। देखिए, मेजॉरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। तो इंडिया के जस्ट एक साल बाद 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, और उसके एक साल बाद 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। द लीडर ऑफ सिन्हालास कम्युनिटी, वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी रहती रहे, sought to secure the dominance over the government by virtue of their majority। तो जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वहाँ की, उसके जो नेता थे या लीडर थे, उन्होंने सरकार पे अपनी डोमिनेंस पाने के लिए उन्होंने वहाँ पे प्रयास किया कि सरकार कैसे बनी, मेजॉरिटी की सरकार बने। ठीक है, हैज़ रिजल्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट द सीरीज ऑफ मजोरिटेरियन मेजर टू स्टेब्लिश द सिन्हालास सुपरमेसी। तो वहाँ पे सरकार तो डेमोक्रेटिकली बनता था, बट जैसे कि कह सकते हो कि वोटिंग राइट अगर सबको है, बट जिसकी संख्या ज़्यादा है तो उन्हीं की सरकार बनेगी। तो वो लोग जितने भी स्टेप लिए वो ऐसा स्टेप लिए जिससे जो है सिन्हालास को स्ट्रांग बनाया जा सके या उनके वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम कर सके, जो माइनॉरिटी में उनके लिए काम ना किया जाए। इन 1956 एक एक्ट पास किया गया टू रिकॉग्नाइज द सिन्हालास एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दस डिसरिगार्ड द तमिल। ठीक है, जिसके तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड करते हुए सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया 1956 में, जबकि वहाँ पे तमिल लैंग्वेज भी बोली जाती थी। जैसे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, बट कोई भी लैंग्वेज जो है हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज सारी है। सबको हमने लगभग 28 से ज़्यादा लैंग्वेज को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सेलेक्ट किया है। तो द गवर्नमेंट फॉलो द प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर द सिन्हालास एप्लीकेंट फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पे देखिए, सरकार जो है एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाती थी। प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब था, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक तमिल के लोग हैं और एक सिन्हालास के लोग हैं, और एक ही पोस्ट है, तो वहाँ पे सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? सिन्हालास को प्रायोरिटी दी जाएगी। जबकि अगर मोर एलिजिबल होगा तमिल वाला तो भी उसको जो है क्या कह सकते हैं, प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ऐसे पॉलिसी को हम लोग प्रेफरेंशियल पॉलिसी कहते हैं। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेपुलेट दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द फोस्टर बुद्धिज्म। और धर्म को बचाने के लिए, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है संविधान में परिवर्तन किया गया, और जो बुद्धिज्म धर्म है उसको कह सकते हो स्टेट का धर्म चुना गया। कह सकते हो सेकुलर कंट्री श्रीलंका नहीं थी। जैसे इंडिया सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे सारे धर्म बराबर हैं। ठीक है, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कम्स टू one after the other and gradually increase the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल। तो ये alienation, ये वर्ड आप लोग याद करिएगा। एलिनेशन मतलब होता है जैसे आप अपने घर में ही हैं, लेकिन आपको फील हो कि आपका घर नहीं है, वो कहीं आपको आपके घर में वो वैल्यू नहीं दी जा रही है, ऐसे फीलिंग को एलिनेशन फीलिंग कहते हैं। और इसी वजह से श्रीलंकन थे वहाँ पे, उनको एलिनेशन की भावना होने लगी थी। एंड दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लीड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वे सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन and government policy deny them to equal political right and discriminate against them in getting the job and other opportunity and ignore their interest। उनको लगने लगा कि जो भी सरकार बन रही है जिसमें बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर है, वो हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे। इसके वजह से क्या हुआ, has result the relation between सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी आर स्ट्रेन ओवर द टाइम। मतलब इनके बीच में टेंशन क्रिएट होने लगा। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च अ पार्टी, इसके वजह से जो वहाँ के श्रीलंकन तमिल थे वो अपनी पार्टी लॉन्च किए ताकि उनकी भाषा को, तमिल को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज मिल सके, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके एजुकेशन में, जॉब में। एंड द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वेयर रिपील डिनाइड। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म एंड डिमांडिंग अ इंडिपेंडेंट तमिल इलिम स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। और धीरे धीरे ये मांग इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए कि हमको श्रीलंका में ही एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट दे दीजिए, हम अपना वेलफेयर कर लेंगे। पहले वो मांग कर रहे थे कि हमको रिकॉग्नाइज करिए, बाद में धीरे धीरे डिमांड इतनी होगी कि हमको इंडिपेंडेंट ही कर दीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर अभी कहता है, कश्मीर कहता है कि इंडिपेंडेंट कर दो भारत से, वगैरह वगैरह।
द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इज सून टर्न द सिविल वॉर। तो सिविल वॉर कैसा होता है, जब देश के अंदर गृह युद्ध हो जाए, मतलब आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। एज रिजल्ट द थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी वेर किल्ड, हजारों लोग दोनों कम्युनिटी के लोग मारे गए। एंड मैनी फैमिली वेयर फोर्स टू लीव देयर कंट्री हैज अ रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड। एंड यू रीड इन चैप्टर 1 ऑफ द इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक about the Sri Lanka exceed record of economic development, education and health, but the civil war has caused the terrible setback to the social and cultural and education life, economic life of the country। स्टार्टिंग में श्रीलंका ने काफ़ी अच्छा अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था, बट बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर वहाँ की जो इकोनॉमी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ आ रहा है, बताइएगा। ठीक है, चलिए।